हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से हम कैपेसिटर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं और उन कॉम्बिनेशंस के नाम क्या हैं। ठीक है, बेसिकली हम कॉम्बिनेशंस के नाम पे दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम इसमें। पहला होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम अपना नेट कैपेसिटेंस देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस का जो सिंबल होता है सर्किट्स में जो यूज़ होता है वो ऐसा होता है, दो पैरेलल लाइंस ऐसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब ये एक वायर है, ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, ये एक वायर। तो ये किसका सिंबल है? कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को हम सर्किट में किस तरह से जोड़ रहे हैं, कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं उसके, वो हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को लगा रहे हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? देखिए, जैसे ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। ऐसे ही अगर हम कैपेसिटर्स को इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं किसी सर्किट में, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस प्लेट पे, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे जब हम जोड़ रहे हैं कैपेसिटर्स को तो वो कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ये कैपेसिटर्स बाद में जाके एक वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं और वो वोल्टेज सोर्स V है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये पूरा हमारा सर्किट है किसका? सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, जिसमें हमने कैपेसिटर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। अब इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें नेट कैपेसिटेंस देखना है या फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ये कैसे निकलेगा ये देखना है। अब सपोज जो मैंने अलग अलग ये कैपेसिटेंस लगाए हैं, इसका कैपेसिटेंस पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे का कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, अब देखो जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं उसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात होगी, वो किसी भी चीज़ का हो, रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इंडक्टर का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो उसमें करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा सभी में। करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जो भी कंपोनेंट्स हैं मेरे, अगर वो कंपोनेंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो उसमें करंट क्या रहेगा? मेरा सेम रहेगा। करंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग चार्ज होगा, तो चार्ज भी सेम रहेगा। तो यानी जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनमें सब में चार्ज सेम रहेगा। अगर इसमें Q है तो इस पर भी Q होगा, इस पर भी Q होगा, मतलब तीनों पे चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई वोल्टेज क्या होगी, अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज मैं इतनी दे रहा हूँ, इसको इतनी वोल्टेज है। अब हर एक और जो कंपोनेंट है, हर एक कैपेसिटर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज अलग होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज अलग होगी। तो यानी C1 के कोरस्पॉन्डिंग V1 है, C2 के कोरस्पॉन्डिंग V2 है, C3 के कोरस्पॉन्डिंग V3 है। ठीक है, ये बात बेसिक सी है, ये याद रखने की है। ठीक है, अब वोल्टेजेस अलग अलग हैं। अब देखो इस वोल्टेज V1 को, V2 को, V3 को जोड़ के हमें क्या मिलना चाहिए? ये टोटल वोल्टेज। यानी सिंपल सी इक्वेशन ये हमारे पास तैयार रहेगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V। तो इन तीनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल पोटेंशियल जो हमने दिया था इस पर, टोटल पोटेंशियल जो हमने दिया था इस पर, ये इसके इक्वल होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, ये सही नज़र आ रहा है ना? हाँ, इट इज़ ओके। अब देखो ये V टोटल पोटेंशियल है, V1 V2 V3 ये अलग अलग कैपेसिटर्स में पोटेंशियल है। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट लेक्चर से सीखा है, जब भी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस V कहला रहा था। अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव Q, इस पे चार्ज माइनस Q, देन Q इक्वल्स टू CV और V इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है और जानी पहचानी भी है, पढ़ी भी है हमने। तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C, V इक्वल्स टू Q अपॉन C। अब देखो ये V क्या है? टोटल V है, ये टोटल पोटेंशियल है सर्किट में। ये टोटल पोटेंशियल अगर इस पूरे सर्किट के तीनों कॉम्बिनेशन का मैं नेट कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ कितना है, वो C है। वो कितना है? C है। और Q इसमें पूरे में सेम रहेगा। तो मैं इस V को Q अपॉन C लिख दूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये टोटल V है तो टोटल C यानी नेट कैपेसिटेंस अपॉन नहीं, चार्ज Q अपॉन नेट कैपेसिटेंस, ये नीचे आ गया C। अब V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ उस फॉर्मूला की हेल्प से? Q तो सेम ही रहेगा अपॉन C1। V2 को क्या लिख सकता हूँ? Q तो सेम ही रहेगा अपॉन C2। Q तो सेम ही रहेगा अपॉन C3। तो Q इसमें से Q पूरा कॉमन लेके इस पे से हट जाएगा वो, यानी 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी जब भी मेरा
सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा, जब भी मेरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आएगा। मतलब रिजल्टेंट C है और C1 C2 C3 अलग अलग कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस हैं, उनमें ये रिलेशन आएगा। रिजल्टेंट और अलग अलग कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस में ये रिलेशन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इतना ईजी है बस। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चीज़ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है। उसमें भी एक बात याद रखने की है, जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमारा सेम रहता था, ऐसे ही अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करूँगा, तो अगर मेरा सर्किट कैसा दिखेगा, पहली बात तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है एक कैपेसिटर ये लग रहा है, एक कैपेसिटर ये लग रहा है और एक कैपेसिटर ये लग रहा है। ये तीनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में एक एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सपोज इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, और ये फाइनली हमारे एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये माइनस। ठीक है, अब देखो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें वोल्टेज सेम रहती है। इसमें क्या रहता है, सेम वोल्टेज मेरी सेम रहती है, यानी हर एक कंपोनेंट के पास वोल्टेज सेम होगी। अगर इसके पास V है तो इसके पास भी V है, इसके पास भी V है। इतनी बात क्लियर है। यानी ये V हमने जो दी हुई है इसको, ये इसके पास भी V ही होगा, इसके पास भी V ही होगा और इसके पास भी V ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें करंट डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट मेरा अलग होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट, अगर करंट डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट होगा, करंट के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज होगा। तो यानी अगर C1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, इसके पास चार्ज Q3 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें क्या इक्वेशन पता है, Q = CV, ये इक्वेशन पता है हमें, ये इक्वेशन पता है। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, Q = Q1 + Q2 + Q3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, ये रिजल्टेंट चार्ज है एक तरह से। रिजल्टेंट चार्ज इसके कोरस्पॉन्डिंग है, पूरा जो मेरा नेट रिजल्टेंट वो आएगा उसका कैपेसिटेंस का, उसके Q = CV। तो C पूरा रिजल्टेंट जो है C, और V तो मेरा सेम ही है, Q1 C1V C2V C3V, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम ये लिख रहे हैं। मैंने ये कैसे लिखा, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर्स के पास अलग अलग चार्जेस थे, और वो सभी चार्जेस किसके इक्वल आने चाहिए, जो पूरा नेट कैपेसिटेंस होगा वो मेरे पास टोटल पोटेंशियल मुझे गिवन है, उसके फॉर्मूला के यूज़ करके हम ये रिलेशन बनाएंगे, जो कि ये बनेगा Q = CV। ठीक है, जो कि ये बनेगा। अब देखो इसमें से V कॉमन आएगा इधर से, और ये V पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी C = C1 + C2 + C3। यानी मेरे पास जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा C, वो किसके इक्वल आएगा, सिंपल सम हो जाएगा इसका C1 + C2 + C3 का, जो अलग अलग कैपेसिटेंसेस थे मेरे पास। तो ये मेरे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये मेरे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखो ये तो हमने कॉम्बिनेशंस की बात कर ली है, सीरीज़ और पैरेलल। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिस पे क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशन की भी, वो क्या है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है, एनर्जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे स्टोर हो रही है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो हमने जो बात की थी, हमने क्या कहा था, कैपेसिटर क्या है कि जो चार्ज स्टोर करता है, जो चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी भी स्टोर करता है। सपोज मेरे पास एक प्लेट ये है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट ये है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो प्लेट्स हैं। हमें क्या पता है कि जब हम इसको पोटेंशियल देते हैं, तो इसकी चार्जिंग होती है। चार्जिंग होने का मतलब क्या है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, और एट द एंड हम क्या देख रहे हैं, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है पूरा, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है पूरा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है कि इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब उस चार्ज के ट्रांसफ़र में कुछ हमें वर्क करना पड़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये क्या है, ये हायर पोटेंशियल पे है प्लेट,
ये प्लेट किस पे है, हाइयर पोटेंशियल पे, ये प्लेट किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे। जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इसके बीच में कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज वो V है, तो जब हम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल में मूव कराएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल, या फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। यानी वर्क डन मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस हाँ यानी पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुझे चार्ज को भेजना है, यानी मुझे उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन, ये जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल स्टोर एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरह ये वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगा। अब देखो ये वर्क डन हम निकाल तो वर्क डन रहे हैं, निकालेंगे तो वर्क डन, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर क्यों हो रहा है? जब हम बात करते हैं कहीं भी कि जैसे मुझे किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं उसमें क्यों निकालता हूँ वर्क डन, मैं उसमें क्यों निकालता हूँ? देखो एनर्जी और वर्क डन, हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या देखा था, जब हमने एनर्जी को डिफाइन किया था, तो हमने उसमें क्या बोला था, एनर्जी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क करने की क्षमता ही एनर्जी है। मतलब अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, एक बॉडी मूव कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब वो मूव करने के बाद रुक जाएगी और मैं उस बॉडी का वर्क डन निकालना चाहूँगा, तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस देख लेता हूँ, मेरे पास वर्क डन आ जाता है। यानी वर्क डन किससे रिलेटेड हुआ है, एनर्जी से। ऐसी इस केस में वर्क डन किससे रिलेट होगा, पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एनर्जी क्या है, इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। इसलिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसी भी सिस्टम में, तो हम उसका वर्क डन निकालते हैं जो भी उसमें हो रहा होगा, और वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा उस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो दिस वर्क डन विल स्टोर एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे वो देखना है। अब सपोज करो मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं। एट एनी इंस्टेंट इस प्लेट पे प्लस क्यू डैश चार्ज है, एट एनी इंस्टेंट इस प्लेट पे माइनस क्यू डैश चार्ज है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज का, इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज का। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी डैश बोल देता हूँ उसको, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी डैश। अगर मैं बोल रहा हूँ इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कैपिटल सी है, तो क्यू डैश इक्वल्स टू सी वी डैश बोल सकता हूँ, यानी वी डैश इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन सी बोल सकता हूँ। तो ये तो एक चीज़ मेरे पास तैयार है मेरी। ठीक है, अब देखो क्योंकि चार्ज यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव था, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मुझे इस प्लेट से, सपोज दिस प्लेट इज़ टू प्लेट, दिस प्लेट इज़ फर्स्ट प्लेट, तो सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे अगर मुझे सपोज करो डी क्यू अमाउंट का चार्ज, डी क्यू डैश बोल देते हैं, डी क्यू डैश अमाउंट का चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे मुझे अगर ट्रांसफ़र करना है तो मुझे उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। अगर डी क्यू चार्ज एक छोटा सा चार्ज है, उसके लिए मुझे एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए, वी डैश जो कि पोटेंशियल है इसके बीच में, और जितना चार्ज मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ। हमने पढ़ा था ना ये कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, अब देखो ये वर्क डन है छोटे से चार्ज को, डी क्यू डैश चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक ट्रांसफ़र करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज अटेन करना है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज अटेन करना है। फाइनल चार्ज मेरा इतना होना चाहिए। यानी अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है फॉर टोटल वर्क डन मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करूंगा, और यहाँ से डी डब्ल्यू आएगा मेरे पास इंटीग्रेशन का, और यहाँ से वी डैश डी क्यू डैश आएगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन है तो मुझे इसमें एक लिमिट डालनी पड़ेगी, इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन ठीक है, डब्ल्यू आ जाएगा, ये जीरो से डब्ल्यू कर देता हूँ चलो, ठीक है। लेकिन इस केस में मुझे लिमिट क्या डालनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट किया था बिल्कुल मैंने, स्टार्टिंग से है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी चार्ज मेरा उस पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी स्टार्टिंग की जो लिमिट थी मेरी जीरो बनेगी, यानी जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्यू फाइनली मुझे इतना चार्ज पे अटेन करना है, यानी क्यू तक मैं जाऊँगा, और वी डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, वी डैश की, अगर मैं यहाँ पे वी डैश की वैल्यू पुट करूँ तो जीरो से क्यू,
क्यू डैश अपॉन सी और ये डी क्यू डैश। ठीक है, अब मेरे पास एक इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो ये 1/c ये क्या बनेगा, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 और ये 0 to q। ठीक है, वो 0 to q सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये सी इधर आ गया है। ठीक है, यानी वर्क डन मेरा किसके इक्वल आ गया है, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी वर्क डन मेरा किसके इक्वल आ गया है, यानी W जो मेरा आ गया है वो किसके इक्वल आ गया है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अभी क्या है, वर्क डन आया है। कौन सा वर्क डन आया है, इस प्लेट से क्यू चार्ज इस प्लेट पर ट्रांसफर करने का वर्क डन आया। और मैंने क्या बोला है कि वर्क डन, दिस वर्क डन विल स्टोर एज, दिस वर्क डन विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की तरह ये इसमें स्टोर हो जाएगा। यानी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से दिखाता हूँ, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से दिखाता हूँ तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, अब देखो एक एक्सप्रेशन तो आया ही है पोटेंशियल एनर्जी का, एक और एक्सप्रेशन निकालते हैं। वो कैसे आ सकता है, अब मैं अगर क्यू की जगह सी वी रख दूँ, इफ़ आई पुट क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तो क्या आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन सी, तो हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन ये आ गया है। एक एक्सप्रेशन और निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, अगर मैं सी की वैल्यू, इस सी की वैल्यू क्यू अपॉन वी रख दूँ, यहाँ से आएगी ना, सी की वैल्यू क्यू अपॉन वी रखूँ इसमें, तो क्या आएगा, हाफ क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू क्यू इंटू वी, तो क्यू से क्यू गया यानी हाफ क्यू इंटू वी। एक एक्सप्रेशन आ गया ये। यानी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन आ गए, एक ये और एक ये। तो 3 एक्सप्रेशन आ गए हैं मेरे पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखो ये एक्सप्रेशंस हम अलग अलग केसेस में किस तरह से यूज़ करेंगे। अब सपोज़ मेरे पास एक केस आया कि मेरा जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो किस में है, सीरीज़ में है। जो मेरा पूरा कॉम्बिनेशन है वो किस में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, उसमें मेरे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके का केस है। ठीक है, यानी इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, इस तरह का केस है। अब अगर मुझे इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सीरीज़ में क्या कांस्टेंट रहेगा, Q। तो जिस भी फॉर्मूला में जैसे Q आ रहा है तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए इसमें क्या करता हूँ, U इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। अब 1/c की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी U इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये वैल्यू सिर्फ यहाँ रखी है और कुछ नहीं किया है। यानी सिंपली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C3। ठीक है, यानी ये इतनी एनर्जी किसके कोरस्पॉन्डिंग आ गई, C1 के। इसको क्या बोल देता हूँ, U1। टोटल एनर्जी तो U है, इसको U1 बोल सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन C1 है क्योंकि। इसको U2 बोल सकते हैं, इसको U3 बोल सकते हैं। यानी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, एनर्जी इसके कोरस्पॉन्डिंग प्लस एनर्जी इसके कोरस्पॉन्डिंग प्लस एनर्जी इसके कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब अगर दूसरा केस मेरे पास बने कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है मेरे जो कैपेसिटर जुड़े हैं वो कुछ ऐसे जुड़े हैं, इस बार वो कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, यानी ये C1, ये C2, ये C3। अब देखो इसमें हमें क्या पता है कि C जो होता है वो किसके इक्वल होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमें क्या पता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो V क्या रहता है, कांस्टेंट। तो जिस फॉर्मूला में V है हमारा, ये है वो, जिस फॉर्मूला में V है मेरा वो ये है, या फिर ये ले लो CV स्क्वायर है ना, ये ले लो CBS में क्योंकि। अब देखो यानी U इक्वल्स टू क्या था, हाफ CV स्क्वायर, V तो कांस्टेंट है, हाफ C की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 V स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या लिख सकता हूँ फाइनली, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ U1, इसको मैं लिख सकता हूँ U2 और इसको मैं लिख सकता हूँ U3। तो यानी इस केस में भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आई है, हर एक कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एल्जेब्रिक सम।
ठीक है, अब देखो ये इतना हो गया, इसका लास्ट पार्ट बचा है क्या कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब क्या होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ना टॉपिक, एक जस्ट अ सेकेंड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए ये लास्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ये लास्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस से रिलेटेड। एनर्जी डेंसिटी इसका मतलब देखिए क्या है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब देखते हैं क्या है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, अब देखो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था पूरा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया था पूरा। ठीक है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हमने वर्क डन किया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हमने वर्क डन किया था, इस पे से हमने चार्ज इधर ट्रांसफर कराया था तो वर्क डन हुआ था। अब देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पूरा आ गया, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए यार, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरह काम करने लगा, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरह काम करने लगा। ठीक है, वर्क डन करने के बाद इसके अंदर क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यानी एक मिनट, वर्क डन किस लिए हुआ था, इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। यानी जो वर्क डन हुआ था मेरा वर्क डन हुआ था वो किस लिए हुआ था, इस एक प्लेट से इस एक प्लेट पे चार्ज का ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पूरा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जनरेट हुई इसमें। तो यानी अगर मैं ऐसे बोलूँ इसको कि वर्क डन जो हुआ है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हुआ है, तो कोई भी गलती नहीं है इसमें। यानी जो भी वर्क डन हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने में हुआ है, यानी जो भी वर्क डन क्या था, वो एनर्जी थी, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने में उतनी एनर्जी मुझे लगी, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एनर्जी डेंसिटी की हम आगे बात करते हैं, लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि हाँ भाई जो वर्क डन हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने में हुआ है। अब वो वर्क डन कितना है वो देखना है। अब देखो जो ये मेरे पास प्लेट्स हैं दो, सपोज इन प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, और टोटल चार्ज भी लिख लेते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, इस रीजन के अंदर, एक चीज़ और बोल देता हूँ कि जो प्लेट है दोनों के दोनों, इनका एरिया है, सरफेस एरिया वो कितना है, ए है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने बताया था कि वो क्या है, डी है, वो इनके बीच का डिस्टेंस, दो प्लेट्स के बीच का। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमने मेंशन कर दिया, इन दोनों प्लेट्स का एरिया हमने मेंशन कर दिया। अब देखो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुआ करती थी, E इक्वल्स टू एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज मैं इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इस प्लेट की वजह से, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये देखूंगा, यही होगी पॉजिटिव की वजह से, और इसी पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर बना रहा हूँ एरो। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी E प्लस की वजह से होगी वो कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव की वजह से जो होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में कितनी हो गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट केवल। ठीक है, यानी यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ई आ गई, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई आ गई, यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई। सिग्मा एक चीज़ और होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एप्सिलॉन नॉट ई यानी यहाँ से चार्ज क्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। एक चीज़ तो ये हो गई, अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्या डिराइव किया था, अभी हमने डिराइव किया था एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी आई थी, या फिर एनर्जी बोलो इसको, एनर्जी कितनी आई थी 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। अब अगर इस क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए 1/2 क्यू स्क्वायर यानी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर
ए स्क्वायर, और ये सी की वैल्यू होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये बात की थी हमने। तो इस सी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, इस सी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो वो क्या आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट और ऊपर डी, यहाँ चले जाएगा डी, एक ए से एक ए गया, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया, बचा क्या है यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या बनी, ये इतनी चीज़ क्या बनी, इसका एरिया प्लेट का और इसका डिस्टेंस बीच का। तो जितना भी वॉल्यूम, ये क्या बना, वॉल्यूम बना, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो जितना भी वॉल्यूम, दो प्लेट्स, प्याज ले लो भाई, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसका एरिया ए है, इसके बीच में डिस्टेंस डी है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ, इसका एरिया इंटू डिस्टेंस, यही तो है यहाँ। ये क्या बना, ये वॉल्यूम बना, ये क्या बना, ये वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स बना, ये वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ, यानी मेरे पास एनर्जी कितनी आ गई है, E इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये लिख देता हूँ, ये आ गई मेरे पास एनर्जी। अब जब मैं एनर्जी डेंसिटी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इसमें वॉल्यूम से डिवीजन करता हूँ, यानी पर यूनिट वॉल्यूम बोलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलूँ, पर यूनिट वॉल्यूम बोलूँ, तो वो एनर्जी डेंसिटी होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा वो, तो वो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा। यानी अगर इस एनर्जी को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, इस एनर्जी को मैं वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दूँ, यानी E अपॉन वॉल्यूम लिखूँ, अगर मैं ये वॉल्यूम डिवाइड में गया तो क्या बना, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यानी एनर्जी डेंसिटी मेरे पास कितनी आ गई, वो ये आ गई, इतनी उसकी वैल्यू हो गई, इतनी उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया कैपेसिटर्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक थे। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन आया लास्ट में, आप नोट कर लेना, इसको बैक करके देख लेना अगर ना समझ में आए। बाकी ये पूरा कंप्लीट हो गया है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, रिकमेंड करिए उन्हें, जो 12th में उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।